नमस्कार, स्वागत है आपका सू मोबाइलोजी में। चलिए आज हम लोग चैप्टर 8 के एमसीक्यू लगाते हैं और चैप्टर 8 के लास्ट कुछ सालों के 2-3 सालों के हम लोग नीट के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए। Which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? They are involved in the ingestion of food particles, live free in the cytoplasm. There is represent reserved food material in cytoplasm. They are not bound by any membrane. So ये बात भी ठीक है, not bound by any membrane, reserved food material, live free. ये तीनों आपकी बुक की लाइन है एनसीईआरटी की। इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। नीट 2020 का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नॉट इन्वॉल्व। यही बात ठीक है कि दे आर, हम लोग को बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लाइव फ्री ठीक बात है, रिजर्व फूड मटेरियल ठीक बात है, नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन ठीक बात है। तो हमारा सही जवाब क्या है? मतलब गलत कथन ये है, इसीलिए यही सही जवाब है कि इंजेक्शन फूड पार्टिकल्स में हेल्प कर रहे हैं। सो दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, यही सही जवाब है क्योंकि ये गलत कथन है। इंक्लूजन बॉडीज आर एग्रीगेट ऑफ स्टेबल सब्सटेंसेज लाइक प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म, तो रिजर्व फूड मटेरियल है जो इकट्ठे हो गए। दे आर फॉर्म ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया इन द होस्ट सेल एंड कैन आल्सो बी यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रिस्पेक्टिव वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज। ये छोड़ दीजिए, ये आपकी बुक की लाइन नहीं है, आपको दिक्कत देगा, तो इसको हटा दीजिए, मत पढ़िए, इसको हटा दीजिए। दे आल्सो हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एंड नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ये याद रख लीजिए। रिजर्व फूड मटेरियल है जैसे साइनोफ्यूजन ग्रैन्यूल या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल या फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, इतना याद रख लीजिए जितना आपकी बुक में दिया गया। ज़्यादा आप पढ़ेंगे आप भटकेंगे। ठीक, 2020 का क्वेश्चन था, 1 मिनट का था। विच ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल? पैरोक्सिसोम साइट है हमारा फोटो रेस्पिरेशन का। गोल्जी बॉडी, पॉलीजोम्स है राइबोसोम की यूनिट जो मैसेंजर आरएनए से लग गई प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनती है। ग्लाइकोसिलेशन, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशन, इसके लिए टर्म यूज होता है ग्लाइकोसिलेशन। जब ये हम ग्लूकोज मोइटी जुड़ती है प्रोटीन से या लिपिड से, टर्म यूज होता है ग्लाइकोसिलेशन। और ग्लाइकोसिलेशन कहाँ होता है? ग्लाइकोसिलेशन होता है हमारा गोल्जी बॉडी में। आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी। ठीक है जी, गोल्जी बॉडी में हो रहा। गोल्जी बॉडी हैज़ मैनी फंक्शंस, कई सारे फंक्शन है। इट प्रोड्यूसेस मटेरियल फॉर सिक्रीशन, टेक्स पार्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है, ग्लाइकोलिपिड बना रहा है, तो हमारा ये काम करता है गोल्जी बॉडी। पैरोक्सिसोम द स्टोरेज ऑर्गेनेल ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम, पेरोक्सीडेज एंजाइम स्टोर होता है और वो फोटो रेस्पिरेशन करता है, फोटो रेस्पिरेशन करवाएगा प्लांट सेल में। पॉलीजोम्स आर क्लस्टर ऑफ राइबोसोम यूज टू ट्रांसलेशन। पॉलीजोम्स एक ही आरएनए पे कई सारे जब राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो पॉलीजोम्स बनते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ऑर्गेनेल दैट कंप्लीट्स पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रांसलेशन के बाद मॉडिफाई होता है प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दस द करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर क्या है? गोल्जी बॉडी। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, नीट 2016 का क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, ठीक बात है। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है जिसमें वॉल नहीं है, ठीक बात है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है और म्यूमेरिक एसिड का पॉलीमर है, ठीक बात है। पाइलाई एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटेलिटी। पाइलाई और फिमरी मोटेलिटी से नहीं, मोटेलिटी के लिए फ्लैजिला जिम्मेदार है। पाइलाई बनाता है हमारा कॉन्जुगेशन ट्यूब और फिमरी उसको हेल्प करता है किसी सरफेस को अडेयर करने में, अटैच होने में। तो ये हमारा स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक बात है। लाइपेज भी होते हैं उसमें, एमाइलेज भी होते हैं उसमें, प्रोटीएज भी होते हैं उसमें। लाइपेज जो लिपिड को तोड़ेगा, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, प्रोटीएज जो प्रोटीन को तोड़ेगा। तो तीनों ही बातें ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, जी हाँ, नियर अबाउट 4.5 to 5.5 पीएच पे, तभी इनको हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। एसिडिक मीडियम पे
ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, जी हाँ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। लाइजोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बात गलत है। पैकेजिंग कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं। यही स्टेटमेंट गलत है। हम लोगों से पूछा था गलत स्टेटमेंट कौन सा, यही स्टेटमेंट गलत है कि लाइजोसोम्स की पैकेजिंग जो हो रही है। भाई ये गुब्बारा भरा हुआ है, गुब्बारा किससे? एंजाइम से। एंजाइम किसने दी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। गुब्बारे की ये खोल किसने दिया? गोल्जी बॉडी ने। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के मिला जुले कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है हमारा लाइजोसोम। लाइजोसोम्स प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक मतलब एक से ज़्यादा रूप में मिलता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनिल है जो हमारा प्लियोमॉर्फिक है, मतलब मोर देन वन फॉर्म में मिल रहा। तो उसका आंसर है हमारा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स हमारे प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स है। लाइजोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के द्वारा बन रहा है। लाइजोसोम्स बर्ड ऑफ फ्रॉम द ट्रांसफेज। तो सिस फेज और ट्रांसफेज, सिस फेज से चीज़ें एंटर होती हैं, ट्रांसफेज से बाहर निकलती हैं। तो ये बर्ड ऑफ, एक जैसे चुटकी भर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो एक चुटकी भर पिंच ऑफ होगा, उससे निकल जाएगा गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेज से। ठीक है जी। प्रिकर्सर ऑफ लाइजोसोम्स एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंड टू गोल्जी बॉडी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। एंजाइम किसने बनाए? एंजाइम बनाए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। पैकेजिंग के लिए किसको दे दिए? गोल्जी बॉडी को दे दिए। सो द करेक्ट आंसर इज लाइजोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारा पैकेजिंग के द्वारा बने। Which of the following statement regarding mitochondria is incorrect? Inner membrane is convoluted into infolding, बिल्कुल ठीक बात है। इनर मेम्ब्रेन ही बना रही इनफोल्डिंग, जो कि क्रिस्टी है। ठीक, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बना रही, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, ये बात भी ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे सेल ऑर्गेनिल है जिनके पास अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, डीएनए भी है, आरएनए भी बनाएगा, ट्रांसलेशन भी करेगा। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। यस, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन की तुलना में ज़्यादा परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन अलाउ कर देती है मोनोमर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के आने को अंदर। इनर मेम्ब्रेन एंजाइम्स ऑफ ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम किस पे है? एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, गलत स्टेटमेंट है। एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये, देखिए। तो ये इनर मेम्ब्रेन पे हमारे ईटीएस है, गलत आंसर, गलत स्टेटमेंट वही है, इसीलिए वही स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक, तो देखिए ये हमारा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम्स ये मेटासेंट्रिक है। जब सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचों बीच में होता है तो ये जो दो आर्म बन रहे हैं बराबर के बनेंगे। जब ये बीचों बीच से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो एक आर्म छोटी, एक आर्म बड़ी। जो छोटी आर्म है, शॉर्टर आर्म को हम बोलेंगे पी आर्म और बड़ी आर्म को हम बोलेंगे क्यू आर्म। ये सब मेटासेंट्रिक है, ये मेटासेंट्रिक है। एक होता है एक्रोसेंट्रिक, वो काफ़ी, एक बहुत ही छोटी, एक बहुत बड़ी, और एक होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में एक ही आर्म बनती है। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम 4 तरह के जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे रखा। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकुचन, ये लगभग बीचों बीच में होगा, दोनों आर्म बराबर बनेंगी। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, उससे एक आर्म थोड़ी छोटी, एक आर्म थोड़ी बड़ी। एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में ऑलमोस्ट एक टर्मिनल एंड पे होगा, तो एक बहुत ही छोटी, एक बड़ी, और टीलोसेंट्रिक में एकदम एंड पे होगा। तो इसमें शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म के लिए आंसर क्या है? पी आर्म एंड क्यू आर्म। इसको हम पी आर्म और क्यू आर्म बोलते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिल्स डज नॉट कंटेन डीएनए? अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए जिनमें मिलता है वो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल कहलाते हैं। और कौन कौन से हैं हमारे? क्लोरोप्लास्ट है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो सेल ऑर्गेनिल ऐसे हैं जिनमें उनका खुद का अपना डीएनए है, और साथ में डीएनए होने के कारण वो आरएनए भी बना लेंगे और आरएनए का ट्रांसलेशन भी कर लेंगे। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट है उनके पास, इसीलिए उनको सेमी ऑटोनोमस स्वायत्तता जिसको बोले, ऑटोनोमस स्वतंत्रता, स्वायत्तता। तो ये न्यूक्लियस से, जेनेटिक मटेरियल से गवर्न होते हैं, लेकिन बहुत सारे डिसीजन ये अपने एंड पे ले लेते हैं। सेमी ऑटोनोमस है दिल्ली स्टेट जैसे, कि कुछ डिसीजन अपने आप ले लिए गवर्नमेंट ने, कुछ डिसीजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिल्स डज नॉट कंटेन डीएनए?
लाइजोसोम्स वैक्यूल दोनों में नहीं होता। दोनों पूछा ना पेयर, न्यूक्लियर एनवेलप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए हम इसको नहीं चुन सकते। माइटोकॉन्ड्रिया लाइजोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसको नहीं चुन सकते। क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसलिए हम इसको नहीं चुन सकते। हम किस पेयर को चुन सकते हैं? हम पेयर नंबर 1 को चुन सकते हैं, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स के पेयर को चुन सकते हैं कि इनमें डीएनए नहीं होता। बाकी में दोनों में से एक में डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में है, इसलिए हम इन 3 विकल्पों का चयन नहीं कर सकते। वी कैन चूज ओनली दिस वन, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल बोथ डू नॉट हैव डीएनए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, डीएनए वैक्यूल्स एंड लाइजोसोम्स। ठीक जी, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में इसमें से न्यूक्लियोलस की खोज किसने करी थी? फोंटाना ने करी थी, लिख लीजिएगा, आपकी बुक में नहीं दे रखा। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में मिलने वाला स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। तो न्यूक्लियोलस टच में है किसके? न्यूक्लियोप्लाज्म के और डीएनए मटेरियल के। डीएनए मटेरियल जहाँ से इसके टच में आता है वो हमारा एक्टिव साइट है आरआरएनए के सिंथेसिस की। इट इज़ द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए सिंथेसिस। ये स्टेटमेंट ठीक है कि ये एक्टिव साइट है न्यूक्लियोलस किसके? आरआरएनए के सिंथेसिस की। लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। नो, नॉट इन डिवाइडिंग सेल। लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स विच आर एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, उसमें आपको लार्ज न्यूक्लियोलाई की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन में हमारा सेंट्रियोल काम करता है, ये न्यूक्लियोलस काम नहीं करता। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज़ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा और ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या है? सही जवाब, सही स्टेटमेंट ये केवल पहले वाला है कि इट इज़ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए सिंथेसिस। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या नहीं होगा? फास्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होगा। फास्फोलिपिड सिंथेसिस की साइट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ये भी होता है क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी में कहीं भी लिखा नहीं है। तो ये आपको क्वेश्चन आया था 2017 के नीट में। अब इस तरह के क्वेश्चन वो देते नहीं हैं जो आपके बिल्कुल ही बाहर के हो। प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हाँ, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। लिपिड्स हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। इसको पढ़ लीजिएगा। ये पिछले कुछ साल के क्वेश्चन है। इस साल जो आपको आ सकता है क्वेश्चन, अब उसकी बात कर लें। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे इस साल हम क्या एक्सपेक्ट करें। देखिए, ये अपने आप में प्रेडिक्शन इतनी आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको देता हूँ। एक तो सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से पढ़ लीजिए। सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन इस बार मिल सकता है आपको। दूसरा, फ्लैजिला के एक्सोनीम को पढ़ लीजिए। और भगवान ने चाहा तो यही 2 टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक्सोनीम का स्ट्रक्चर 9 डबलेट होते हैं, पेरिफेरल होते हैं। सेंट्रल में 2 ट्यूब्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड हैं। सेंट्रल शीट है, 9 पेरिफेरल डबलेट से 9 स्पोक्स हैं। इससे रिलेटेड वो आपको 4 स्टेटमेंट दे दी और कहा विच वन इज़ करेक्ट और विच वन इज़ इनकरेक्ट। फ्लैजिला पढ़ लीजिए। और सेल मेम्ब्रेन में आप सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फास्फोलिपिड जो है किस तरह से अरेंज है, हाइड्रोफोबिक टेल किधर है, हाइड्रोफिलिक हेड किधर है, ये सब बातें आप सेल मेम्ब्रेन और फ्लैजिला का एक्सोनीम, ये मेरे 2 प्रेडिक्शन है आपके इस टॉपिक के लिए कि इस टॉपिक में ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्लास्टिड्स से पूछा जा चुका है क्वेश्चन पिछले 3-4 साल में। माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है जी। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या बचता है? न्यूक्लियोलस से, न्यूक्लियस से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जो पिछले 4-5 साल में नहीं आया है। सेल मेम्ब्रेन को उन्होंने नहीं छेड़ा है और एक्सोनीम को नहीं छेड़ा है। तो ये मेरे 2 आप लोग के लिए हाईलाइट पॉइंट है कि आप इन पे फोकस करिए। या सेल थ्योरी को भी देख सकते हैं, हालांकि सेल थ्योरी से कोई इतना हाई लेवल का क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो 3 क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ में सेल थ्योरी भी। ये मेरी प्रेडिक्शन है आपके लिए।
आप इसको पढ़ लीजिए और मिलते हैं आपसे 13 तारीख को, देखते हैं हमारे कितने प्रेडिक्शन सही बैठे। तब तक 13 तक ये नहीं है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना या नहीं देखना, क्योंकि इसी तरह के आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।